जय श्री श्याम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में डीसी मोटर का चैप्टर, जिसका पहला पार्ट आपने शायद देख ही लिया होगा अच्छे से। उसका बहुत अच्छे से अध्ययन कर लीजिए आप। किसी प्रकार का कोई आपको डाउट अगर मन में है उससे संबंधित, या आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो आप उसमें कमेंट्स भी कर दीजिएगा और अपना सवाल भी उसमें आप पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर को के जो करंट है ना, जो करंट है उसको नियंत्रण करने की कुछ विधियां होती हैं। तो डीसी मोटर को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्टार्टर्स, इनको क्या बोलते हैं हम, स्टार्टर्स। तो स्टार्टर वाकई होते क्या हैं, इनको हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, कौन सा स्टार्टर किस मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, कोई भी डीसी मोटर होती है, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के समय क्या होता है, उसकी स्पीड कैसी होती है, उसकी स्पीड होती है शून्य। स्पीड शून्य होने के कारण बैक ईएमएफ का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बैक ईएमएफ अगर वहां पर पैदा हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपकी डीसी मोटर ने कार्य करना स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ पर स्पीड का मान 0 होगा और बैक ईएमएफ का मान 0 होगा, तो देखिए आप E इजिकल टू क्या होता है, देखिए N इजिकल टू होता है हमारा बैक ईएमएफ के सीधे समानुपात में बैक ईएमएफ होता है और फाई होता है। ठीक है, यानी कि स्पीड भी शून्य, बैक ईएमएफ भी शून्य, तो यहाँ पर फ्लक्स का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पर सबका मान शून्य होता है, लेकिन बैक ईएमएफ का मान अगर शून्य हो जाता है तो वहां पर करंट का मान नियंत्रण के हिसाब से बहुत अधिक हो जाता है। क्योंकि बैक ईएमएफ क्या होता है, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो बैक ईएमएफ उस आर्मेचर से बहने वाली धारा को कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब जब स्पीड नहीं रहेगी, यानी कि बैक ईएमएफ का मान जब शून्य होगा, तो करंट से लड़ने के लिए वहां पर कुछ तो होना चाहिए। क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध भी क्या होता है, कम होता है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आर्मेचर की कॉइल जल सकती है। तो सीधी सीधी बात यह है कि डीसी मोटर में स्टार्टर का प्रयोग करंट के मान को सीमित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा स्टार्टर किस मोटर में, या किस मोटर में कौन सा स्टार्टर हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है 2 पॉइंट स्टार्टर का चित्र। ठीक है, किसका चित्र दिख रहा है, 2 पॉइंट स्टार्टर। देखिए, इस प्रकार याद रखना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये धारा। देखिए, स्टार्टर जो होते हैं वो हमेशा डीसी मोटर में धारा के मान को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, धारा के मान को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या सीमित करते हैं, इसीलिए यहां पर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग आप हमेशा याद रखना कि डीसी, सिर्फ डीसी सीरीज मोटर, कौन सी, डीसी सीरीज मोटर में किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर में का धारा के मान को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग, 2 पॉइंट स्टार्टर। इसको 2 पॉइंट स्टार्टर क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट होते हैं। यहाँ पे ये एल और ए दिख रहा है ना आपको, इस प्रकार से 3 पॉइंट भी होगा, 4 पॉइंट भी होगा। जहां पर 3 पॉइंट होंगे, एग्जाम में आपको चित्र भी दे सकता है कि बताइए सामने दिखने वाला स्टार्टर किस प्रकार का है। अगर आपको दिखे यहाँ पर 2 पॉइंट, 1 और 2, ठीक है, तो आप 2 पॉइंट। अगर आपको 3 दिखे तो 3 पॉइंट, और 4 पॉइंट आपको दिखे यहाँ पर तो 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट भी हम पढ़ेंगे वो कहाँ काम आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर। इसमें मेन तो आपका एक चीज ये हो गई कि स्टार्टर किस लिए प्रयोग किया जाता है, धारा के मान को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, 2 पॉइंट स्टार्टर डीसी सीरीज, सिर्फ केवल याद रखना आप, केवल डीसी सीरीज मोटर में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर में ही, या कौन सा, सीरीज मोटर। ठीक है, सीरीज मोटर में ही प्रयोग किया जाता है, श्रेणी डीसी मोटर। अब देखिए, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसको। देखिए, यहाँ पर चित्र दिख रहा है आपको, ये स्टार्टर मेरा इतना है, ये है मेरी मोटर। इसके नीचे जो दिख रही है ना ये वाली, ये हिस्सा मेरी मोटर का है। कौन सी मोटर, यहाँ पर देखिए, सीरीज मोटर की विशेषता क्या होती है कि उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में होती है। तो देखकर ही मालूम चल रहा है कि ये मेरी कौन सी मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लाइन के सीरीज में मैंने ये मोटर लगाई है,
इसके सीरीज में मेरा ये लगा हुआ है स्टार्टर, ये जो ऊपर की युक्ति दिख रही है यही है मेरा मेन स्टार्टर, ठीक है। ये क्या है मेरा स्टार्टर, ये जो डॉटेड लाइन के अंदर है यही है स्टार्टर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहला तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम क्या, रेजिस्टेंस। देखिए धारा के मान में प्रतिरोध कौन उत्पन्न करता है, बाधा, सिर्फ क्या करता है, प्रतिरोध। तो सीधी सी बात है, जहां पे अगर मुझे धारा के मान को रोकना है तो वहां पे मुझे प्रतिरोध उपयोग करना होगा, क्योंकि प्रतिरोध में एक गुण होता है जो धारा के मान में धारा को अपने में से गुजरने नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा हुआ है मेरा ये एक बाह्य रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलूंगा मैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर ये एक पीतल की स्टड होती है, क्या होती है, ये पीतल की एक स्टड होती है, इस पर ये कीपर लगा होता है जो इसको ऑफ अवस्था में रखता है। कहाँ रखता है, ऑफ कंडीशन। अभी ये जो कंडीशन दिख रही है आपको, ये कंडीशन है ऑफ की। यहाँ पे ये जो दिख रही है ना आपको कंडीशन, ये कंडीशन अभी मोटर बंद है, ठीक है। अभी चालू करेंगे हम मोटर को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आइटम दिख रहा है आपको, ये है मेरा नो वोल्ट क्वाइल, एनवीसी। एनवीसी को बोलते हैं नो वोल्ट क्वाइल, ठीक है, नो वोल्ट क्वाइल। इसका क्या कार्य होता है, देखिए रेजिस्टेंस का कार्य तो समझ में आ गया, धारा के मान को नियंत्रित करेंगे हम इसके द्वारा। ये होता है हमारा हैंडल, यहाँ पे क्या होता है, हैंडल लगा होता है, जिसके उस हैंडल के माध्यम से इस स्टड को, या इस सुई प्रकार का स्टड दिख रहा है, इस स्टड को हम यहाँ पर 1 पॉइंट पे ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे, 1 पे ले आएंगे। जब हमारा स्टड यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, तो जब 1 पे आ जाएगा तो यहाँ पर मेरी मोटर जो होगी वो स्टार्ट हो गई है। क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। इसमें सिस्टम उल्टा होता है, यानी कि यहाँ अभी पूर्ण प्रतिरोध इस मोटर के साथ जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में पूर्ण प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यानी कि अब यहाँ पर धारा का मान क्या होगा, धारा जाना स्टार्ट हो जाएगी। चाहे भले ही मैंने यहाँ से डीसी सप्लाई चालू कर दी है, लेकिन जब तक मैं इसको हाथ से नहीं चलाऊंगा तब तक मोटर में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर धारा प्रवाहित की, मैं रेजिस्टेंस को 1 पे लेके गया, यानी कि धारा का मान थोड़ा सा और कम होगा। फिर मैं इसको 2 पर लेके जाऊंगा तो और धारा का मान कम होगा। फिर 3 में लेके जाऊंगा, जैसे ही मैं इसको तीसरे पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया ना, बैक ईएमएफ का मान 0 हो गया, यहाँ पर अब बैक ईएमएफ जनरेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। बैक ईएमएफ धारा के मान में जैसे ही हल्की हल्की वृद्धि होगी तो बैक ईएमएफ का मान भी बढ़ने लगेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो बैक ईएमएफ जब आ जाएगा तो वो बैक ईएमएफ ही उस धारा के मान को कंट्रोल करेगा। तो धीरे धीरे मैं इसको, इस स्टार्टर के इस हैंडल को कहाँ ले आऊंगा, बिल्कुल बाहर कर दूंगा, ठीक है। इस प्रतिरोध को धीरे धीरे बिल्कुल ही बाहर कर दूंगा, जिससे यहाँ पर आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, इसका मान बहुत ही कम हो जाएगा। इसके बाद जब बैक ईएमएफ पैदा हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का कार्य कौन करने लगेगा, बैक ईएमएफ, ठीक है। क्योंकि देखिए बैक ईएमएफ जो होता है वो V माइनस IA RA, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर बैक ईएमएफ जो होगा इसी वोल्टेज ड्रॉप को अब ये कंट्रोल करेगा, यानी कि धारा के मान को नियंत्रण करने लगेगा। फिर मुझे स्टार्टर की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि इस रेजिस्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब मेरे पास बैक ईएमएफ आ गया है। तो बैक ईएमएफ अब धारा के मान को कंट्रोल करने लगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको स्टड लेके आया, यहाँ पर लगी हुई है एक नो वोल्ट क्वाइल। ये एक नर्म लोहे के ऊपर क्या होता है, सुपर इनेमल तांबे का तार होता है, जिसपे मैग्नेट बनती है। क्या बनती है, मैग्नेट बनती है। तो ये क्या होता है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ स्टड होता है। यहाँ पर आने के बाद में ये जो 9 वोल्ट कॉइल है, इसमें से भी धारा बहेगी, क्योंकि ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में है। इसमें जब धारा बहेगी तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये मैग्नेट बन गया। ये इस स्टड को जब यहाँ पर आएगा तो ये इसको अपनी ओर चिपका लेगा। क्या कर लेगा, इसको पकड़ लेगा, यानी कि वापस इसको इधर नहीं आने देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया इसको ले जाके, तो इस कॉइल द्वारा या इस मैग्नेट द्वारा उसको पकड़ लिया। अब इसको पकड़ने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर पूरा रेजिस्टेंस मेरा खत्म हो गया, ठीक है, पूरा रेजिस्टेंस क्या बाहर हो गया। अब यहाँ पर कार्य अपनी डीसी मोटर जो है कार्य करने लगी, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही मान लो लाइट चली गई, क्या होगा, या मैंने मोटर को बंद कर दिया या सप्लाई चली गई, कुछ भी हो गया,
तो सप्लाई जाने के बाद क्या होगा, इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अब ये चिपक गया है आके, ये मेरा जो स्टड है यहाँ पे आके चिपक गया है इस पे। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो चिपका हुआ मेरा स्टड है या सुई है, ये छूट जाएगी। छूटकर कहाँ आ जाएगी, सीधी वापस अपनी ऑफ स्थिति में आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, अब मान लो चलो वैसी सप्लाई आ गई, मान के चलो टू फेज सप्लाई की जगह कुछ गड़बड़ सप्लाई आ गई, फॉल्ट सप्लाई आ गई, तो भी ये मोटर चालू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो हैंडल है, ये जो 9 वोल्ट कॉइल थी ना, ये 9 वोल्ट कॉइल जैसे इसका मैग्नेटिज्म खत्म हुआ, इसने इसको ऑफ अवस्था में ले आया। इस स्टेट को कहाँ आ गई, ऑफ अवस्था में। अब जब तक मैं अपने हाथ से मैनुअल रूप से इस मोटर को चालू नहीं करूंगा, तब तक ये मोटर चालू नहीं होगी। अगर मान के चलिए यहाँ पर स्टार्ट चिपका रहता या यहाँ पे जाके रुक जाता, और अगर मान लो सप्लाई चली जाती और स्टार्ट अगर वापस अपनी जगह पे नहीं आता, तो मोटर तुरंत चालू हो जाती, जिससे कि रेजिस्टेंस बाहर था, रेजिस्टेंस मैंने पूरा खत्म कर दिया, तो यहाँ पर बहुत अधिक करंट बहने लगता, जिससे कि ये मोटर जल सकती थी। इसीलिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सीधी बात है, यहाँ पे धारा के मान को मैंने यहाँ पर कंट्रोल किया, तो डीसी सीरीज मोटर में मुझे यहाँ पर कौन सा स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, इसमें 9 वोल्ट कॉइल, रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये पीतल का एक स्टड होता है, ये स्टड प्रयोग किया। यहाँ पर मैंने डीसी की सीरीज मोटर प्रयोग की है, ये मेरा मेन स्विच है, यहाँ से मैंने डीसी सप्लाई इसको दी है। इसमें एक चीज की कमी खल रही है मुझे, किस चीज की, इसमें ओवरलोड रिले, देखिए ओवरलोड रिले OLR, देखिए इसमें ओवरलोड रिले जो होती है, देखिए 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर में ओवरलोड रिले प्रयोग की जाती है। उसमें की जाती है क्यों, वो भी सस्पेंस है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ओवरलोड रिले जो होती है, ओवरलोड रिले, वो इस स्टार्टर में प्रयोग इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि सीरीज मोटर पहली बात तो कभी ओवरलोड होती ही नहीं है। क्या नहीं होती है, सीरीज मोटर जो होती है वो ओवरलोड होती है तो बहुत ही 0.01% चांस होता है डीसी सीरीज मोटर के ओवरलोड होने का। तो तीसरा पॉइंट आपका ये बन जाएगा, अगर चित्र दे दिया आपको, अगर इसमें ओवरलोड कॉइल नहीं लगी है तो समझ लीजिए ये आपका 2 पॉइंट स्टार्टर है। ठीक है, तो 2 पॉइंट स्टार्टर में ओवरलोड रिले नहीं होती है। ठीक है, और यहां पर ये देखकर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर, इसको देखकर भी समझ सकते हैं। 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर एल, यानी कि लाइन के यहाँ पर ये एक फेस आया मेरा, एक फेस मेरा ये आया जिससे मैंने मोटर कनेक्ट की, और ये पूरा सिस्टम पूरा सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो 9 वोल्ट कॉइल है, ये भी आर्मेचर के सीरीज में लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नेटिज्म खत्म होगा तभी तो ये स्टार्ट वापस यहाँ पे आएगा। तो 2 पॉइंट स्टार्टर की पूरी कार्यप्रणाली ये होती है। इस प्रकार से ये स्टार्टर डीसी सीरीज मोटर में धारा के मान को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर। अब आते हैं हमारे 3 पॉइंट स्टार्टर के ऊपर। हम अब बात करते हैं हम 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए प्रयोग होता है, सीरीज मोटर के लिए। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं शंट और कंपाउंड मोटर के लिए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, शंट और कंपाउंड। ठीक है, इन दोनों प्रकार की मोटर को नियंत्रित करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग शंट और कंपाउंड दोनों प्रकार की मोटर को चलाने के लिए किया जाता है, उनके धारा के मान को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये चित्र आपको दिख रहा है 3 पॉइंट स्टार्टर का। ठीक है, ये इसमें दिख रहा है जो आपको, ये दिख रहा है रेजिस्टेंस, प्रारंभिक रेजिस्टेंस यही होता है। ठीक है, सेम आपको कुछ चीज यहाँ पर 2 पॉइंट स्टार्टर से कुछ थोड़ी सी अलग दिख रही होंगी। 2 चीज दिख रही मुझे अलग। एक तो ये वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। ठीक है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया भाई। यहाँ पर आपको दिख रहा है आर्मेचर के पैरेलल में लगी है फील्ड वाइंडिंग, यानी कि कौन सी मोटर हो गई ये, जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में लगी होती है। ये हो गई शंट मोटर। कौन सी हो गई, शंट मोटर। अभी मैं कंपाउंड मोटर नहीं बनाया हूं, यहाँ पे बनाया हूं मैं शंट मोटर। तो इस शंट मोटर, और तीसरी चीज मैंने बोला था आपको 2 पॉइंट स्टार्टर में आपको 2 बिंदु दिखेंगे। इसमें क्या दिख रहा है, 1 2 3, यानी कि 3 पॉइंट है तो कौन सा स्टार्टर हो गया,
3 पॉइंट स्टार्टर इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर से अपन चलते हैं। इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये वही हमारी पीतल की स्टड पर ये वाला नॉब, ये हो गया नॉब, ये अभी ऑफ कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में? यहाँ पर ये ऑफ में है, अभी मैंने मोटर में धारा हमारा कुछ दी नहीं है। ये मेरी 9 वोल्ट कॉइल जो मेरे 2 पॉइंट में थी, यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी बढ़ गई है। ये है भाई साहब ओवरलोड कॉइल। क्या है ये? ओवरलोड कॉइल, क्योंकि इस मोटर के ओवरलोड होने का खतरा बना रहता है, कंपाउंड का भी और शंट का भी, इसलिए इसमें ओवरलोड रिले प्रयोग की जाती है। और यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग, ये शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर आर्मेचर आपको दिख रहा है, ये हमारा मेन स्विच है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मैंने सप्लाई दे दी है। चलिए अब यहाँ से जैसे ही मैं डीसी सप्लाई प्रवाहित करता हूं तो मोटर अभी चालू नहीं हुई है। सेम प्रोसेस जो मैंने 2 पॉइंट स्टार्टर में की थी, इसको मैं चलाऊंगा, इसको मैं यहाँ पर लेके आऊंगा। एक चीज ध्यान रखना कि जो 9 वोल्ट कॉइल है इसके भी श्रेणी क्रम में ये रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो रहा है? जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका भी रेजिस्टेंस अभी क्या है? अत्यधिक है। क्या है? रेजिस्टेंस इसका भी और इसका भी रेजिस्टेंस अभी है। ठीक है, कम है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं इसको 1 पोजीशन पे लाता हूं तो 2 पॉइंट स्टार्टर की तरह ये भी क्या मोटर होती है? स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, क्या होने लगती है? स्टार्ट होने लगती है। धीरे 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 मैं जैसे ही इसको इस तरफ चलाता हूं तो मोटर की गति बढ़ती जाती है और बैक ईएमएफ का मान भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर फिर धीरे धीरे क्या करता हूं, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूं। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ले आता हूं, ये 9 वोल्ट कॉइल का मैट इसको यहाँ पर चिपका लेता है, दबोच लिया। अब यहाँ पर पूरा रेजिस्टेंस हट गया मोटर से? नहीं, गलत। पूरी मोटर से नहीं हटा, सिर्फ आर्मेचर, क्योंकि ये जुड़ा है आर्मेचर के सीरीज में। देखिए आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा है ये, तो आर्मेचर का प्रतिरोध तो हो गया कम, यानी कि अब धारा अपने सीमित मान पर आ गई। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं हम, एनवीसी हो गया 9 वोल्ट कॉइल। ठीक है, देखिए 9 वोल्ट कॉइल, सॉरी ओवरलोड कॉइल जो होती है हमारी, इस ओवरलोड कॉइल का उपयोग हम जब करते हैं जब यहाँ पर निर्धारित मान की धारा से अधिक धारा जब इसमें बहने लगती है। यानी कि देखिए ये जो 9 वोल्ट, ये जो ओवरलोड कॉइल है, ये यहाँ पर लाइन के सीरीज में जुड़ी हुई है। ठीक है, लाइन के कहाँ जुड़ी है? सीरीज में। अब जैसे ही मोटर यहाँ पर ओवरलोड होती है तो ये कॉइल उत्तेजित हो जाती है, यानी कि बहुत अधिक करंट जब ये मोटर लेने लगती है तो ये कॉइल उत्तेजित होने लगती है, जिसके कारण 9 वोल्ट कॉइल जो है दिख रही है ना आपको, इस 9 वोल्ट कॉइल के 2 पॉइंट यहाँ पर लटके हुए हैं, ये लटके हुए हैं। अब जैसे ही ये ओवरलोड होगी मोटर, इस ओवरलोड कॉइल के द्वारा इस नोब को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी ओर जैसे आकर्षित करेगी तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देगा। क्या कर देगा? जैसे ही ये ऊपर की ओर उठेगा ये इसको शॉर्ट कर देगा, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक फेस यहाँ जा रहा था और एक यहाँ से मिल रहा है इसको, तो ये जब इसको शॉर्ट सर्किट कर देगा तो इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका चुंबकत्व जैसे ही समाप्त हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ये जो नोब यहाँ पर चिपका कर बैठा था, ये नोब वापस कहाँ जाएगी? अपनी ऑफ कंडीशन में जाएगी और मोटर खटाक से बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो ओवरलोड कॉइल है ये हमारी जो मोटर होती है, शंट मोटर है, कंपाउंड मोटर, उसकी रक्षा करती है ओवरलोडिंग से। ठीक है, ये इसीलिए इसको ओवरलोड कॉइल कहा जाता है। ये इस नोब को आकर्षित करती है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट को शॉर्ट करती है, जिससे इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है और यहाँ पर जो चिपकाकर लपकाकर जो ये नोब को बैठा हुआ था ये इसको छोड़ देता है, जिसके कारण की मोटर ऑफ अवस्था में आ जाती है, हमारी मोटर बंद हो जाती है और ओवरलोड से बच जाती है। देखिए ये हो गई इसकी कार्यप्रणाली। इसमें एक चीज देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं 4 पॉइंट स्टार्टर की, भाई उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? देखो इसमें एक बहुत बड़ा दोष होता है। ठीक है, इसका एक डिसएडवांटेज है। देखिए कोई भी चीज है अगर उसका एडवांटेज है यानी कि लाभ है तो उसकी कुछ हानि भी है। इसमें एक हानि क्या होती है भाई? आप बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, ओवरलोड से भी अपनी रक्षा कर रही है, फिर इसमें ऐसी क्या खराबी हो गई कि स्टार्टर में भी कुछ खामी है? तो देखिए इसमें खामी क्या हो गई, यहाँ पर ये खामी है,
ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर चूंकि ये शंट फील्ड के सीरीज में जुड़ा है पूरा सिस्टम, कहाँ जुड़ा है, शंट फील्ड के सीरीज में। यहाँ से देखिए, यहाँ से जब मैं इस नॉब को इस तरफ लेके जाता हूं तो मेरे आर्मेचर का प्रतिरोध तो कम हो जाता है। किसका प्रतिरोध कम होता है, आर्मेचर का। लेकिन आप यहां देखिए, यहां पे ये जुड़ा है सीधा कहां आकर के, शंट फील्ड से, यानी कि आर्मेचर का प्रतिरोध कम तो होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर मेरे शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। किसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा, अगर यहां पर धारा का मान, धारा प्रवाहित हो रही है तो रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ रहा है शंट फील्ड का, तो शंट फील्ड के सीरीज में 9 वोल्ट कॉइल जुड़ी हुई है, इसीलिए मोटर कुछ देखिए क्या होगी, यहाँ पर इस कॉइल में करंट का मान भी कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, धारा का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर धारा का मान कम होने से ये जो 9 वोल्ट कॉइल जो चिपका कर बैठा है ना, इसको, इस नोब को ये छोड़ेगा पकड़ेगा, छोड़ेगा पकड़ेगा, यानी कि मोटर क्या होने लगेगी, हल्की से ट्रिप मारने लगेगी। क्या समस्या है इसमें, ट्रिपिंग की समस्या है। सबसे बड़ा दोष है 3 पॉइंट स्टार्टर का, ट्रिपिंग। ठीक है, ट्रिपिंग क्यों आती है, मैंने आपको बताया, मैंने कि मोटर क्या होती है, बंद चालू की कंडीशन आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि जब इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो यहाँ पर शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, आर्मेचर का कम हो जाता है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ने से इस 9 वोल्ट कॉइल में धारा का प्रवाह सही से नहीं हो पाने के कारण ये पकड़े हुए नोब को छोड़ने लगती है, पकड़ने लगती है, जिससे स्टड जो होता है वो आसपास घूमता रहता है, इस कारण मोटर यहाँ पर ट्रिप होती है। इसीलिए 3 पॉइंट स्टार्टर की जगह हम 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। उसमें इस ट्रिपिंग वाली समस्या को दूर किया गया है। चलिए, ये तो हो गया 3 पॉइंट स्टार्टर। इसका समस्या क्या है, मेन ट्रिपिंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर की अपेक्षा 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो ट्रिपिंग की समस्या समाप्त होना। ठीक है, मोटर की ट्रिपिंग की समस्या समाप्त होने के कारण हम यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर की जगह 4 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग करते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 4 पॉइंट स्टार्टर। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये सब कुछ सेम होगा। अब यहाँ पर 3 पॉइंट दिख रहा है, उसमें 4 पॉइंट होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस भी कम करना है। किसका, इस 9 वोल्ट कॉइल या शंट फील्ड का रेजिस्टेंस भी हमें कम करना है। तो अब हम कम करेंगे, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, धारा के मान को बढ़ाना होगा। उसके लिए हम कुछ यहाँ पर नई टेक्निक लगाएंगे। चलिए, वो हम देखते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर में, कि उसमें इस ट्रिपिंग की समस्या को कम करने के लिए क्या जुगाड़ किया गया है। 4 पॉइंट स्टार्टर। चलिए, अब बात करते हैं हम ट्रिपिंग को समाप्त करना है, हमें इसको समाप्त करना है ट्रिपिंग को, क्योंकि उसमें ओवरलोड के कारण धारा का मान अधिक होता है, इससे वोल्टेज कम हो जाता है, और 9 वोल्ट कॉइल जो होती है वो वोल्टेज पर ही काम करती है। ठीक है, एनवीसी 9 वोल्ट कॉइल, ठीक है, इसमें क्या है, वोल्टेज पर कार्य करती है। अब जब वहां पे धारा का मान बढ़ जाता है तो वोल्टेज का मान कम हो जाता है, इससे कि चुंबकीय इसका समाप्त हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आपको यहाँ दिख रहे होंगे, कितने पॉइंट दिख रहे हैं, मैंने पहले क्या बोला था, इसमें यहाँ को दिख रहा है, मुझे तो भैया दिख रहा है 4 पॉइंट। ठीक है, कितने दिख रहा है मुझे, 4 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए कौन सा स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर। इसका प्रयोग 3 पॉइंट स्टार्टर की जगह 9 वोल्ट कॉइल में वोल्टेज परिवर्तन के कम होने के कारण ट्रिपिंग को कम करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जब ओवरलोड होती है, जब हमारी ये कॉइल या ये मोटर, तो यहाँ पर वोल्टेज में गिरावट आ जाती है, जिसके कारण इसका वोल्टेज समाप्त होने लगता है और ट्रिप होने लगती है लाइन। चलिए, इसको सुधार करने के लिए यहाँ पर सिर्फ आपको एक अंतर दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, लाइन के समांतर में होगा, और जो 9 वोल्ट कॉइल होती है उसको यहाँ पर देखिए शंट फील्ड के सीरीज में ना लगाकर इस रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाया है। ठीक है, ताकि शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़े ना। ठीक है, नहीं बढ़ने, उसमें क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, इसीलिए यहाँ पे ट्रिपिंग आ रही थी। अब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 9 वोल्ट कॉइल इसके सीरीज में नहीं है, जिससे इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। चलिए, अब देखते हैं हम, सारी प्रोसेस वही होगी। मोटर ऑफ अवस्था में है, यहां से मैंने डीसी सप्लाई दी। ठीक है, ये ऑफ अवस्था हो गई इसकी।
अब यहाँ से हैंडल घुमाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, स्पीड बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पर 9 वोल्ट कॉइल या ओवरलोड कॉइल जो ये है मेरी ओवरलोड कॉइल या रिले, ये उसी प्रकार काम करेगी जैसे ही ओवरलोड होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है सिर्फ इसमें ये वाली चीज समझने के लिए होती है हमारे लिए, ये वाली इतनी, इसमें सिर्फ इतना अंतर होता है बाकी सब चीजों में 3 पॉइंट में और 4 पॉइंट में। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस होता है ये 9 वोल्ट कॉइल के धारा के मान को सीमित करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो हमारे 3 पॉइंट स्टार्टर होते हैं ना, उसमें 9 वोल्ट कॉइल जो होती है वो पतले तार की, क्या कैसी होती है, पतले तार की और अधिक लपेट की बनाई जाती है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, यहाँ पर सीरीज में लगी होने के कारण ये थोड़ी मोटे तार की बनाई जाती है। किसकी, मोटे तार की बनाई जाती है, क्योंकि इसको यहाँ से रेजिस्टेंस में से गुजर रहे पूरे करंट को सहन करना होता है। तो यहाँ पर जब मोटर ओवरलोड की कंडीशन में आती है तब इस रेजिस्टेंस क्या करता है, जब करंट ओवर होता है तो ये रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे एक सीमित मान का करंट मेरे इस 9 वोल्ट कॉइल में पहुंचता है, जिससे ये जो स्टड ये पकड़े रहता है, इसको पकड़े ही रहता है, छोड़ता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए धारा का मान अगर अधिक होगा तो वोल्टेज के मान में गिरावट आएगी, वोल्टेज के मान में गिरावट आने के कारण ये स्टड को छोड़ेगा और पकड़ेगा, जो 3 पॉइंट में हो रहा था इसमें वो चीज ना हो, इसीलिए रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, ठीक है। रेजिस्टेंस ये जो 9 वोल्ट कॉइल है 3 पॉइंट स्टार्टर में और 4 पॉइंट स्टार्टर में जो 9 वोल्ट कॉइल होती है वो शंट फील्ड या सीरीज फील्ड के सीरीज में होती है, लेकिन यहाँ पर इसको इस रेजिस्टेंस के सीरीज में लगाते हैं और इस रेजिस्टेंस को लाइन के पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस धारा के मान को सीमित करके इस 9 वोल्ट कॉइल को भेजता है, जिसके कारण 9 वोल्ट कॉइल हमारी बहुत अच्छी तरीके से कार्य करती रहती। ये एक कंपाउंड मोटर दिखाई गई है आपको, ठीक है। ये इसका शंट फील्ड हो गया, ये इसका सीरीज फील्ड हो गया, ठीक है। ये आर्मेचर हो गया, ये मैं नाम भी लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारी ओवरलोड कॉइल, ये 9 वोल्ट कॉइल और ये हमारा वही रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर में ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसको एस्बेस्टस की सीट पर रखा जाता है। किसकी सीट पर, एस्बेस्टस की। और बाकी जो ये चीजें होती हैं ये बेकेलाइट पर, ठीक है, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो नॉब होती है ना, ये इस पॉइंट से छूती हुई चलती है, ना कि ऊपर ऊपर, ठीक है। इससे भी छू, इससे छू, तब जाके तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा धीरे धीरे, ठीक है, और स्पीड मोटर की बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आप समझ गए 3 पॉइंट की जगह 4 पॉइंट स्टार्टर क्यों प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर स्टार्टर्स का प्रयोग धारा के मान को नियत करने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमने धारा के मान में नियंत्रण पा लिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यार धारा के मान में तो ठीक है नियंत्रण कर लिया, अब हमें अगर डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। डीसी मोटर की अगर स्पीड को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि डीसी मोटर की स्पीड को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो कर लिया हमने धारा में नियंत्रण, ठीक है, इन स्टार्टर के माध्यम से। देखिए अधिकतर जो लोगों को पता होता है कि यार जो स्टार्टर होते हैं वो स्पीड के कारण चालू बंद होते हैं, यानी कि स्पीड कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये गलत है ज्यादा। स्टार्टर हमेशा मोटर की धारा को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इन मोटरों के गति के नियंत्रण के बारे में, ठीक है। देखिए डीसी मोटर का जो गति नियंत्रण होता है वो एसी की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यानी कि इनकी गति का नियंत्रण करना, डीसी मोटर की गति का नियंत्रण करना एसी मोटर की गति नियंत्रण से बहुत ही आसान होता है। एसी मोटरों की गति को नियंत्रण करना काफी कठिन कार्य होता है ना। उसकी गति को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग विधि अपनाई जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे, इंडक्शन मोटर जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डीसी मोटरों की गति नियंत्रण के बारे में। डीसी मोटर हमने पढ़ा है 3 प्रकार की, शंट, कंपाउंड और सीरीज, है ना, सीरीज, शंट, कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शंट और कंपाउंड मोटर गति नियंत्रण में। हम शंट फील्ड नियंत्रण और आर्मेचर नियंत्रण, इन दो विधि के द्वारा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं,
गति को नियंत्रित कर सकते हैं शंट और कंपाउंड। देखिए इसमें ये दो विधि इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि देखिए सीरीज मोटर की जो गति होती है वो अनलोड पर अत्यधिक होती है। मैंने बताया था आपको कि इतनी अत्यधिक होती है कि इसकी वाइंडिंग्स तक उखड़ सकती है, इसलिए इसको अनलोड पर नहीं चलाते हैं। तो इसकी गति को नियंत्रण करने के लिए ये इतने प्रकार की विधियां अपनाई जाती है, जबकि शंट और कंपाउंड मोटर की गति को थोड़ा सा आसान तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे हमारे जो पेपर मिल होते हैं, ठीक है, क्रेनें होती हैं, ठीक है, जो हमारे ट्रेन वगैरह होती है, एकदम से क्या होता है इनमें एकदम ज्यादा स्पीड और फिर कम स्पीड की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे रोलिंग जो पेपर मिल होते हैं इनमें पेपर की छपाई होती है, उनमें एकदम से क्या होता है अधिक स्पीड की आवश्यकता पड़ती है, फिर उसमें कम स्पीड की आवश्यकता पड़ती है, तो उनमें यहाँ पर ये विधियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि शंट मोटर जो होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, शंट कंपाउंड स्थिर गति वाली मोटरें होती है। ठीक है, सीरीज के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर शंट फील्ड नियंत्रण का मतलब ये होता है कि यहाँ पर शंट फील्ड के मान को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि शंट फील्ड के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इन दोनों में जो होता है रेजिस्टेंस के माध्यम से, ठीक है, रेजिस्टेंस के माध्यम से किसमें लगाया जाता है, श्रेणी, कौन सा रेजिस्टेंस, श्रेणी रेजिस्टेंस के माध्यम से कंट्रोल होता है। इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे हम, अभी शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं पहले। सीरीज मोटर में क्या होता है, जो आर्मेचर डाइवर्टर और फील्ड डाइवर्टर होता है इसमें रेजिस्टेंस लगाया जाता है समांतर क्रम में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आपको बता रहा हूं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए शंट और कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण की शंट फील्ड नियंत्रण और आर्मेचर नियंत्रण विधि में रेजिस्टेंस को शंट फील्ड के श्रेणी में, आर्मेचर नियंत्रण विधि में आर्मेचर के श्रेणी में लगाया जाता है, जबकि सीरीज मोटर के गति नियंत्रण में आर्मेचर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं और फील्ड डाइवर्टर यानी कि यही फील्ड, यही यानी कि शंट यानी सीरीज वाइंडिंग के समांतर में रेजिस्टेंस को लगाया जाता है, क्योंकि इससे सीरीज मोटर में जो हमारी रेजिस्टेंस होती है या जो शंट फील्ड जो सीरीज फील्ड होता है वो ऑलरेडी काय में होता है, आर्मेचर के सीरीज में होता है। इसकी गति को कंट्रोल करने के लिए इनके समांतर में रेजिस्टेंस लगाया जाता है, या तो इसके समांतर में या इसके समांतर में आर्मेचर के। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण करना यानी कि रेगुलेटर का प्रयोग करना, जो रेगुलेटर होता है, ठीक है, उसको प्रयोग कर सकते हैं हम यहाँ पर वोल्टेज को ड्रॉप कर करके, सप्लाई वोल्टेज को। फील्ड टेपिंग नियंत्रण, फील्ड टेपिंग यानी कि अगर मान के चलिए फील्ड टेपिंग में अगर कोई मोटर है उसकी फील्ड में से अगर मैं टर्न्स की संख्या को कम कर दूं तो स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इस विधि में जैसे जो स्पीड होती है, मैंने आपको पता होना चाहिए कि स्पीड जो होती है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के विक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसीलिए इसी उद्देश्य से इसी सूत्र का प्रयोग करके ये सारी विधियां यहाँ तक ये और दो ये इसी सूत्र से, यानी कि फ्लक्स के मान में कमी या अधिकता करके स्पीड को बढ़ा सकता है। बैक ईएमएफ यानी कि V माइनस IARA होता है, यानी कि इस आर्मेचर ड्रॉप, ये ना आर्मेचर नियंत्रण यानी कि आर्मेचर ड्रॉप को कम ज्यादा कर करके भी हम यहाँ पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन करके भी हम, यानी कि रेजिस्टेंस को, आर्मेचर सीरीज मोटर जो होती है उसमें रेजिस्टेंस को अगर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को बढ़ा के भी हम यहाँ पे धारा के मान में कमी करके स्पीड को बढ़ा सकते हैं या कम ज्यादा कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बैक ईएमएफ और फ्लक्स के मान में परिवर्तन करके हम शंट फील्ड नियंत्रण, आर्मेचर नियंत्रण और इसमें ये दोनों आर्मेचर और फील्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये तीन विधियां हैं, इसमें थोड़ी सी हमें अलग चीज देखनी पड़ती है। यहाँ पे टर्न्स की संख्या, ये जो फील्ड टेपिंग नियंत्रण विधि है इसमें टर्न्स की संख्या यानी कि टर्न्स की संख्या जो n होती है उसको अगर हम कम कर देंगे तो हमारी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि टर्न्स की संख्या कम करने से क्या होता है, बैक ईएमएफ का मान भी यहाँ पर बढ़ जाता है, जिससे हमारी स्पीड भी, यहाँ पे फ्लक्स का मान कम हो जाता है, बैक ईएमएफ का मान अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर स्पीड भी हमारी बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर फील्ड टेपिंग श्रेणी समांतर नियंत्रण यानी कि सीरीज फील्ड के समांतर में एक बार हम रेजिस्टेंस लगा दो और एक बार श्रेणी में जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसके माध्यम से भी हम यहाँ पर
सीरीज मोटर की गति को नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं शंट फील्ड नियंत्रण और आर्मेचर नियंत्रण यानी कि शंट और कंपाउंड मोटर के गति नियंत्रण के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज होती है। ये आप समझ गए तो ये समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शंट और कंपाउंड मोटर के गति नियंत्रण की इन दोनों विधियों के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो हमारी शंट और कंपाउंड मोटर होती है उनके जो गति को नियंत्रित करने की दो विधियां यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है दोनों में। देखिए आर्मेचर नियंत्रण, कुल मिलाकर आर्मेचर में कुछ भी चीज को नियंत्रित करके मैं यहाँ पर स्पीड कंट्रोल करूंगा। शंट फील्ड नियंत्रण यानी कि शंट के मान में परिवर्तन, जो फील्ड वाइंडिंग है शंट फील्ड वाइंडिंग, उसके मान में परिवर्तन करने पर मुझे शंट मोटर की गति नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये दोनों जो विधियां होती हैं, ये दोनों विधि इस सूत्र के पर काम करती है n समानुपाती EB अपॉन फाई। ठीक है, देखिए फ्लक्स होता है शंट फील्ड में, बैक ईएमएफ होता है आर्मेचर के कारण। यानी कि अगर बैक ईएमएफ का मैं सूत्र निकालूं तो V माइनस IA ठीक है, इसको मैं यहां की बजाय यहां लिख देता हूं EB इजिकल टू V माइनस IA। यानी कि यहां पर आर्मेचर है तो आर्मेचर नियंत्रण में आर्मेचर ड्रॉप होगा। तो क्या मैं आर्मेचर ड्रॉप यानी कि IR में परिवर्तन करके फील्ड की गति को बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकता हूं। यहां पर मुझे आर्मेचर का प्रतिरोध दिख रहा है। ठीक है, मैं देखिए करंट को यहां पर रोक नहीं सकता, करंट रोकूंगा तो फिर मेरा फ्लक्स कमजोर हो जाएगा। तो यहां पर इसके रेजिस्टेंस, यहां जो आर्मेचर दिया है ना, इस आर्मेचर के रेजिस्टेंस को चेंज करके मैं यहां पर बैक ईएमएफ के मान में परिवर्तन कर सकता हूं। ठीक है, किसके मान में? बैक ईएमएफ के मान में, क्योंकि बैक ईएमएफ होता है वोल्टेज माइनस आर्मेचर ड्रॉप यानी कि IARA। अगर यहां पर RA यानी कि इस आर्मेचर ड्रॉप में अगर परिवर्तन कर दूं तो मुझे यहां पर गति प्राप्त हो जाएगी जैसी मैं चाहता हूं। ठीक है, तो RA के मान में परिवर्तन करने के लिए यानी कि आर्मेचर के प्रतिरोध में परिवर्तन करने के लिए एक अन्य प्रतिरोध को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है ये परिवर्ती प्रतिरोधक है। क्या है ये? परिवर्ती प्रतिरोध, यानी कि इसके मान को कम ज्यादा करके मैं स्पीड को घटा बढ़ा सकता हूं। क्योंकि देखिए प्रतिरोध को मैं कम करूंगा, प्रतिरोध को कम करूंगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा? यहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ड्रॉप का मान क्या हो जाएगा? यहां पर बढ़ जाएगा, जिसके कारण बैक ईएमएफ चेंज होगा। बैक ईएमएफ कम ज्यादा होगा तो स्पीड भी कम ज्यादा होगी, क्योंकि बैक ईएमएफ सीधे कहां पर है? प्रोफेशनल यानी कि समानुपात किसके है? स्पीड के। तो यहां पर अगर बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी और बैक ईएमएफ कम होगा तो स्पीड भी कम होगी। ठीक है, तो ये है हमारा आर्मेचर नियंत्रण विधि। इसमें हम शंट फील्ड से बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं, इसका प्रयोग हम इसमें करते हैं। चलिए ये तो हो गया आर्मेचर। याद रखना श्रेणी क्रम में लगाते हैं आर्मेचर, क्योंकि नाम जो दिया है आर्मेचर, तो कुल मिलाकर हम आर्मेचर से ही छेड़छाड़ करेंगे, शंट फील्ड से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम शांत रहने देंगे। अब आते हैं हम, देखिए और एक चीज ध्यान रखना, जो आर्मेचर नियंत्रण विधि में जैसे मान के चलिए अगर यहाँ 1200 आरपीएम पे चल रही है ये मशीन, तो इससे कम ही गति प्राप्त होगी। हम 1199 या 1000, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस 1200 आरपीएम यानी सामान्य गति से कम गति ही प्राप्त होती है। यहाँ पर हमें अधिक, हम सोचे कि 1201 आरपीएम मिल जाए तो अधिक गति प्राप्त नहीं होती है, सामान्य गति की कम गति ही प्राप्त होती है इस आर्मेचर नियंत्रण विधि में। ये भी आपको चीज एक ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब शंट फील्ड में आते हैं हम, इसमें हम किससे छेड़ेंगे? इससे हम छेड़ेंगे यहाँ पर शंट फील्ड से। अगर मैं इस सूत्र को तोड़ूं
तो ये सूत्र कुछ इस प्रकार भी होगा क्या, यानी कि फील्ड फ्लक्स के सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या हमारा स्पीड। ठीक है, तो यहां पर मैं शंट फील्ड से छेड़खानी करूंगा, आर्मेचर को आराम करने दूंगा। यहां पे मैं आर्मेचर से छेड़छाड़ कर रहा था, शंट फील्ड को आराम दे रहा था, यहां मैं शंट फील्ड से छेड़छाड़ करूंगा और आर्मेचर को आराम दूंगा। यानी कि अगर मैं फील्ड फ्लक्स में परिवर्तन कर दूं, ये क्या होता है, फील्ड वाला फ्लक्स होता है। ठीक है, फील्ड फ्लक्स होता है। अगर इस फील्ड फ्लक्स में परिवर्तन करूं तो क्या मैं स्पीड को बदल सकता हूं, बिल्कुल बदल सकता हूं। यहां ये परिवर्ती प्रतिरोध होता है, इस परिवर्ती प्रतिरोध के माध्यम से इसके रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, जिससे स्पीड कम हो जाएगी। फ्लक्स के मान को यहां पर हम बढ़ा देंगे जिससे स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि इस शंट फील्ड के फ्लक्स में परिवर्तन कर करके, शंट फील्ड फ्लक्स में परिवर्तन करके हम मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये इसमें याद रखना आप, जैसे अगर इस वाले शंट फील्ड नियंत्रण में अगर इस मोटर की स्पीड 1200 आरपीएम है तो इसमें हमेशा अपन 1200 से ऊपर की सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। इसमें हम सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं इस शंट फील्ड नियंत्रण में, क्योंकि जितने इसके फ्लक्स को रेजिस्टेंस के मान को आप बढ़ाओगे या कम करोगे उतनी ही हमारी स्पीड जो होगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि धारा का मान बढ़ेगा जिससे फ्लक्स का मान बढ़ेगा और फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। फ्लक्स का मान यहाँ पर कम होगा तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, एन अनुक्रमानुपाती ईबी अपॉन फाई, यानी कि बैक ईएमएफ जो कि आर्मेचर नियंत्रण से होता है और फ्लक्स में परिवर्तन, बैक ईएमएफ में परिवर्तन और फ्लक्स में परिवर्तन जो कि शंट फील्ड नियंत्रण से होता है, इन दोनों में परिवर्तन करके हम शंट और कंपाउंड मोटर जो होती है उनकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सीरीज फील्ड की जो सीरीज मोटर जो होती है हमारी, उसकी फील्ड फ्लक्स में अगर मैं ऐसे प्रकार से और रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो उसका तो और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो स्पीड तो और हाई हो जाएगी। तो उसकी विधि थोड़ी सी अलग होती है, उसमें इस प्रतिरोध को सीरीज में ना जोड़ के उसको समांतर में जोड़ा जाता है, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो ये आप समझ गए, शंट और कंपाउंड में ये सूत्र आपको याद रखना है स्पीड का। ठीक है, इसमें बैक ईएमएफ और फ्लक्स दोनों के मान में परिवर्तन करके हम अलग अलग स्पीड यहाँ पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सीरीज मोटर के गति नियंत्रण की विधियों के बारे में। तो अब बात करेंगे हम सीरीज जो मोटर होती है उसके गति नियंत्रण की दो विधियां, जो कि आर्मेचर नियंत्रण और फील्ड नियंत्रण विधि जो हमने अभी पढ़ी है उससे कुछ कुछ मेल खाती है। ठीक है, ये दो विधि, इसकी देखिए तीन विधियां और हुए सीरीज, वो भी हम बता देंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आप जानिए इनकी दो विधि जो महत्वपूर्ण है, एक है आर्मेचर डाइवर्टर विधि, दूसरी है फील्ड डाइवर्टर विधि। यानी कि सीधा सीधा आर्मेचर से छेड़खानी करूंगा, इसमें मैं फील्ड से छेड़खानी करूंगा। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें देखिए समझने के लिए बहुत कुछ है, और अगर आप एक चीज समझ गए तो दूसरी आने वाली चीज आपको ऑटोमेटिक रूप से समझ में आने लगेगी। देखिए यहां पर देखिए, उसमें हम क्या करते थे, आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया था हमने। ठीक है, इसमें हम आर्मेचर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे। कहां लगाएंगे, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि यहां हमें धारा को बांटना है। ठीक है, यहां पर अब क्या करेंगे, देखिए इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम ही होता है आर्मेचर का, इसके प्रतिरोध में अगर मान के चलिए मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया तो इसमें धारा का मान और कम हो जाएगा। अब धारा का मान इसमें और कम होने से फील्ड में धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, ये सूत्र हमारा यहां भी काम आएगा, एन अनुक्रमानुपाती ईबी अपॉन फाई। ठीक है, इसमें धारा का मान कम होने से यहां पर धारा का मान बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगा यानी कि फील्ड फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। अगर फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ा तो स्पीड का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जो होती है वो होती है व्युत्क्रमानुपाती फ्लक्स के।
फाई क्या मतलब होता है, फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड जो होगी फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण, इसमें अगर इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया जाता है, एक समांतर में आर्मेचर की धारा को बांटा जाता है, तो यहाँ पर धारा का मान कम होने से, क्योंकि समांतर में क्या होता है, धारा बट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी धारा बढ़ जाएगी भाई साहब, किसकी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा का मान बढ़ने से फ्लक्स का मान बढ़ेगा, जिससे स्पीड क्या हो जाएगी, आर्मेचर डाइवर्टर विधि के द्वारा स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि स्पीड को कम करने के लिए आर्मेचर को डाइवर्ट करना होगा, और स्पीड कुल मिलाकर स्पीड को बढ़ाने के लिए फील्ड को डाइवर्ट, इसका जस्ट उल्टा कर दो वहां पर। ठीक है, इसने इस रेजिस्टेंस को उठा के यहां ले जाओ, यानी कि इस रेजिस्टेंस को मैं कहां ले आया, इस सीरीज फील्ड के समांतर में लगा दिया जाता है फील्ड डाइवर्टर विधि में, जिससे क्या होता है, जिससे यहां पर इस रेजिस्टेंस के कारण ये होता है रेजिस्टेंस कम। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कम होने से इसमें धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, किसमें, इस रेजिस्टेंस में धारा का मान अधिक होता है, जिससे इस फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान कम तो फ्लक्स का मान भी कम। अब फ्लक्स का मान जब कम होगा तो भाई साहब स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि ये ज्यादा स्पीड प्राप्त करने के लिए फील्ड डाइवर्टर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में धारा को बांट के उस धारा को वहां पर पहुंचा करके, किसकी, इस धारा को, यानी कि इसमें से अधिक धारा गुजार करके और इसमें से कम धारा गुजार करके और कम फ्लक्स पैदा करके स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि स्पीड जो होती है फ्लक्स के अनप्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये दोनों विधि लगभग हमारी उन्हीं विधियों से मेल खाती है। उसमें हम सीरीज में लगाते थे आर्मेचर के रेजिस्टेंस को, और इसमें हम लगाते हैं पैरेलल में। ठीक है, सीरीज मोटर में सीधा उल्टा, शंट मोटर समांतर मोटर होती है लेकिन उसके सीरीज में लगाते हैं हम रेजिस्टेंस, सीरीज मोटर श्रेणी मोटर होती है जबकि उसके समांतर में लगाते रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसका सीधा उल्टा होता है, लेकिन कार्य वही कर रहा होता है जो उसमें कर रहा होता है। ठीक है, इसमें हम देखें, उसमें आर्मेचर नियंत्रण नहीं बोल सकते, डाइवर्ट करना, यानी कि धारा को हम डाइवर्ट कर रहे हैं, किसको डाइवर्ट कर रहे हैं, धारा के मान को हम डाइवर्ट कर रहे हैं। इसमें हम धारा के मान को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं फील्ड में, और इसमें हम धारा के मान को कम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि धारा के मान की डाइवर्ट की दोनों विधि है, आर्मेचर डाइवर्टर और फील्ड डाइवर्टर। वोल्टेज को भी कर सकते हैं, मैं बताया था ना, वोल्टेज रेगुलेटर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं वो किस प्रकार से कार्य करता है। ये तो हमने धारा के मान को डाइवर्ट किया इन दोनों विधि से। चलिए, सीरीज मोटर गति नियंत्रण की हम 3 विधियां और हैं, उनके बारे में भी संक्षेप में यानी कि छोटे स्तर पर हम जान लेते हैं। सबसे मुख्य आएगी हमारी एक विधि, वो सस्पेंस बना के रखता हूं, मैं बताता हूं इन 3 विधियों के बाद में। बाकी 3 विधियां, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, फील्ड टेपिंग नियंत्रण विधि, श्रेणी समांतर नियंत्रण विधि। देखिए, ये 3 विधि और होती है जिसके माध्यम से हम सीरीज मोटर की गति को सामान्य गति से अधिक, कम या बराबर भी नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए, सप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि हम वोल्टेज में परिवर्तन करके क्या हम सीरीज मोटर की गति का नियंत्रण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो होता है सीधे समानुपात होता है धारा के। इस धारा को मैं फ्लक्स भी लिख सकता हूं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए, सप्लाई वोल्टेज, यहां पर जो मोटर होती है ना हमारी, जो सीरीज मोटर के सीरीज में एक परिवर्ती प्रतिरोधक, क्या है ये, परिवर्ती रजिस्टर प्रयोग किया जाता है, जिसको हम रेगुलेटर बोलते हैं। इसके माध्यम से वोल्टेज में परिवर्तन करके धारा के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कि फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यानी कि अगर मान के चलिए, यहां पर देखिए, यहां पर अगर वोल्टेज का मान बढ़ाता हूं, ठीक है, तो धारा का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे रेजिस्टेंस लगा दिया, यानी कि क्या हो गया, रेजिस्टेंस लगाने से धारा के मान में यहाँ पर कमी हो जाती है, जिससे स्पीड बढ़ भी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस रेगुलेटर को मैंने जिस तरफ घुमाता हूं मैं,
उस तरह वोल्टेज में परिवर्तन होने से धारा के मान में परिवर्तन होगा। यानी कि यहाँ से हमेशा याद रखना आप कि सामान्य गति से कम गति ही प्राप्त होती है। जैसा कि हम पंखा होता है हमारे घर का, ठीक है, उसमें जो एक स्पीड सेट होती है उस स्पीड से ज्यादा हम उसकी स्पीड नहीं कर सकते, उससे कम ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पंखे में हम जो रेगुलेटर लगाते हैं वो सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में ही लगा होता है, ठीक है, जिससे हम वोल्टेज को कम ज्यादा करते हैं उसके माध्यम से, ठीक है, जिससे कि हमें यहाँ पर कई प्रकार की स्पीड 1 2 3 4 तक स्पीड हमें प्राप्त होती है, यानी कि सामान्य गति से कम गति ही प्राप्त होती है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज को नियंत्रित करके वोल्टेज को कम किया, धारा का मान बढ़ा, धारा का मान बढ़ा तो फ्लक्स का मान बढ़ा, और अगर फ्लक्स का मान बढ़ा तो स्पीड का मान कम होगा, क्योंकि स्पीड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फील्ड टेपिंग नियंत्रण। इस विधि में देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी सीरीज की जो फील्ड वाइंडिंग होती है इसमें से हम कुछ टेपिंग्स बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं वो सूत्र याद करूं मेरा बैक ईएमएफ का, तो वो शायद ये होता है EB इक्वल टू 5NPZ 60 इंटू A, यानी कि n जो होगा वो अगर मैं यहाँ ले आऊं तो ये फ्लक्स के सीधे व्युत्क्रमानुपात में हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखना टर्न्स जो होंगे मेरे, ठीक है, यहाँ पर पोलो की संख्या टर्न्स की संख्या मान लूं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टर्न्स की संख्या कम कर दूं तो स्पीड बहुत अधिक बढ़ सकती है, ठीक है। इसीलिए इस विधि में यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग की टेपिंग निकाली जाती है। अगर मैं यहाँ पर टेपिंग का मान कम करूंगा तो मेरी स्पीड का मान जो होगा यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है, सामान्य से बढ़ जाएगा टेपिंग विधि में। अगर यहाँ पे टर्न्स की संख्या कम कर दी, अगर टर्न्स की संख्या कम कर दूंगा तो स्पीड का मान बढ़ जाएगा। एन यानी आप टर्न्स समझ सकते हैं, टी लिख देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि एन को हम डिनोट करते आ रहे हैं स्पीड से, ठीक है, स्पीड। तो यहाँ पर अगर टर्न्स की संख्या कम कर दी मैंने तो स्पीड अत्यधिक बढ़ जाती है। तो ये फील्ड टेपिंग नियंत्रण विधि होती है, इसमें हम टेपिंग्स निकाल देते हैं और रेगुलेटर के माध्यम से हम इन टेपिंगों को अलग अलग टेपिंग पर स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इसके लिए यहाँ हालांकि कम उपयोग की जाती है क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग हम करते हैं क्योंकि टैपिंग्स को निकाल करके इसकी स्पीड का मान नियंत्रण किया जा सकता है। बात करते हैं हम श्रेणी समांतर नियंत्रण। देखिए यहाँ पर श्रेणी समांतर नियंत्रण का मतलब ये होता है कि एक ही वाइंडिंग को दो अलग अलग प्रकार से संयोजित करना, यानी कि एक बार इसी श्रेणी जो ये दिख रहा है ना आपको श्रेणी या सीरीज वाइंडिंग, इसी सीरीज वाइंडिंग को एक बार बीच में से तोड़ करके सीरीज में दोनों को सीरीज में लगा दिया मैंने, और उनको दोनों को चेंज ओवर के माध्यम से दोनों को एक दूसरे के समांतर में लगा दिया, ठीक है, कहाँ लगा दिया, एक दूसरे के समानांतर में भी लगा दिया। अब देखिए इन दोनों का उपयोग कहाँ होता है, अगर हमें सामान्य गति प्राप्त करना है, कौन सी गति, मोटर की सामान्य गति प्राप्त करना होता है, तो हम इन वाइंडिंग्स को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, और अगर सामान्य से अधिक गति प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में हम इसको संयोजित कर देंगे, दोनों इस फील्ड वाइंडिंग को दोनों को, क्योंकि यहाँ पे धारा के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इससे फ्लक्स के मान में कमी होगी तो स्पीड का मान बढ़ेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में धारा का मान अधिक होने के कारण स्पीड यहाँ पर कम प्राप्त होती है, क्योंकि श्रेणी में क्या होता है, धारा का मान एक समान होता है और समांतर क्रम में धारा का मान बढ़ जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो इस थ्योरी को आपको इस प्रकार से भी समझना होगा। तो ये हो गई हमारी सीरीज मोटर गति नियंत्रण की सारी विधियां, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे देखना है, सप्लाई वोल्टेज, फील्ड टेपिंग, श्रेणी समांतर नियंत्रण, ठीक है, कहाँ हमें ज्यादा स्पीड चाहिए, कहाँ कम चाहिए, अगर स्पीड अधिक चाहिए है तो हमें किस में जोड़ना होगा रेजिस्टेंस को, और अगर हमें कम स्पीड चाहिए है तो कैसे जोड़ना होगा, ज्यादा स्पीड चाहिए है तो कैसे जोड़ना होगा। तो ये सब देखिए, ये डीसी की गति नियंत्रण विधि इतनी सारी होती है, इसीलिए इनका प्रयोग आज भी बना हुआ है ना। इंडक्शन मोटर तो आ गई है, एसी मोटर तो आ गई है, लेकिन डीसी मोटर का प्रचालन आज के समय में भी इसीलिए है क्योंकि उनकी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलिए
अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गति नियंत्रण की विधि है जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, उसका नाम मैंने सस्पेंस में रखा था, अब मैं उसका नाम बता देता हूं। उसका नाम है वार्ड लियोनार्ड विधि। ठीक है, वार्ड लियोनार्ड विधि एक ऐसी विधि है जिसमें इन सब नियंत्रण विधियों का बाप है वो, यानी कि वो हमें कैसी स्पीड चाहिए, सामान्य से अधिक, सामान्य से कम, वो तो वो करके देता ही देता है। साथ में अगर मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूम रही है तो भी हमें उच्चतम से निम्नतम गति प्राप्त करता है। यानी कि दोनों ही दिशाओं में हमें सामान्य से अधिक, न्यूनतम और अधिकतम दोनों प्रकार की वहां पर हमें स्पीड प्राप्त होती है। वो होती है वार्ड लियोनार्ड विधि। चलिए उसको समझते हैं हम डायग्राम बना करके कि वार्ड लियोनार्ड विधि क्या होती है। उसको आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। वार्ड लियोनार्ड विधि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रोलिंग मेथड। इसमें देखिए क्या होता है, ये आपको चित्र दिख रहा है पूरा एक वार्ड लियोनार्ड विधि का। इसमें याद रखना आप 3 मशीनें प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, वार्ड लियोनार्ड विधि जो होती है इसमें 3 मशीनें प्रयोग की जाती हैं और इस विधि के द्वारा मोटर को सामान्य गति से ज्यादा और बिल्कुल शून्य से अधिकतम और अधिकतम से शून्य पर दोनों ही डायरेक्शंस में कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला होता है हमारा ये एक इंडक्शन मोटर होती है या सिंक्रोनस मोटर भी हो सकती है। कौन सी? सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर ये दिख रहा है आपको एक जनरेटर, ये है हमारी वो मोटर जिसको कंट्रोल किया जाता है। याद रखना इस विधि में वोल्टेज और धारा के द्वारा ही इस पूरा सिस्टम चलता है हमारा। ठीक है, पूरा सिस्टम किसके माध्यम से चलता है? धारा और वोल्टेज को नियंत्रण करके। कैसे? देखिए सबसे पहले ये आपको दिख रहा है जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग, और जो मोटर हमें कंट्रोल करना है उसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, एक्साइटेड किया जाता है। इस जनरेटर को इस प्राइम मूवर के द्वारा, इस मोटर के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इस मोटर के द्वारा इस जनरेटर के आर्मेचर को घुमाया जाता है, जबकि इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक रिहोस्टेट और एक रिवर्सिंग स्विच के माध्यम से जोड़ा जाता है। अब मैं इन दोनों का बताऊंगा कि दोनों का उपयोग क्यों किया जाता है। रिवर्सिंग स्विच से तो आप समझ गए कि मैंने आपको बताया था कि यह विधि दोनों ही दिशाओं में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही दिशा में स्पीड कंट्रोल करती है। चलिए ये हो गई हमारी मोटर। इसमें जिस मोटर को हमें कंट्रोल करना होता है स्पीड को, उसके आर्मेचर को हम डायरेक्ट जनरेटर के आर्मेचर से जोड़ देते हैं। ठीक है, कहां जोड़ते हैं? डायरेक्ट ये जो जनरेटर का आर्मेचर है और ये मोटर का आर्मेचर है, इससे हम डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं। अब देखिए जब इस इंडक्शन मोटर के द्वारा, इसको हम बोलते हैं एमजी सेट, देखा ना आपने, एमजी मोटर जनरेटर सेट। इसमें जब हम विद्युत सप्लाई या फिर इस मोटर के द्वारा इस जनरेटर को घुमाया जाता है तो इसके द्वारा उत्पन्न हुआ जो ईएमएफ होता है, ठीक है, जो ईएमएफ होता है वो डायरेक्ट किसको दिया जाता है? इस मोटर के आर्मेचर को, और इसके द्वारा ही हमारी ये मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है। क्योंकि स्पीड जो होती है वो आर्मेचर वोल्टेज के सीधे समानुपात में होती है। इस रिहोस्टेट के माध्यम से, इस रिहोस्टेट के माध्यम से वोल्टेज को परिवर्तित करके सीधे आर्मेचर के द्वारा मोटर फील्ड के आर्मेचर को दिया जाता है। अगर वोल्टेज का आर्मेचर अधिक है तो स्पीड भी अधिक होगी, वोल्टेज कम है तो स्पीड का मान भी कम होगा। ये तो हो गया वोल्टेज को द्वारा। अब धारा, यहाँ पर धारा के मान में परिवर्तन करने कारण फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। अगर फ्लक्स का मान यहाँ पर अधिक कर दिया है तो स्पीड को भी कम कर दिया जा सकता है। फ्लक्स का मान यहाँ पर अगर कम कर दे तो मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर को डायरेक्ट जब मोटर के आर्मेचर से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा जो आउटपुट प्राप्त होती है जनरेटर की, उसको सीधे हम मोटर के आर्मेचर को देते हैं, जिससे कि हमारा कंट्रोल होता है क्या? डीसी
मोटर। तो रियोस्टेट का मतलब रियोस्टेट का काम समझ गए। अब ये रिवर्सिंग स्विच का काम समझिए आप। इसके माध्यम से, इस रिवर्सिंग स्विच के माध्यम से मोटर को उल्टी दिशा में भी इसके द्वारा प्राप्त आउटपुट की दिशा बदलकर डायरेक्ट इसको जब भेजा जाता है, तो मोटर अगर हमारी उल्टी भी घूम रही है तो उल्टी दिशा में भी उसकी स्पीड को कंट्रोल इसके द्वारा, क्योंकि इसकी जब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर फ्लक्स की दिशा भी चेंज हो जाएगी, मोटर की दिशा भी चेंज होगी, तो यहाँ पर सारा सिस्टम ही हमारा चेंज हो जाएगा। और जैसी मोटर उल्टी दिशा में घूमना चालू करेगी, ये उसकी अधिकतम न्यूनतम दोनों ही कंडीशन में मोटर की कंट्रोलिंग स्टार्ट कर देगी, स्पीड कंट्रोल करना प्रारंभ कर देगी। वार्ड लियोनार्ड विधि, वहां पर जैसे पेपर मिल हमारा जो होएस्ट होता है, जो क्रेन्स वगैरह होती है ना, जैसे क्रेन, देखिए क्रेन क्या होती है, जो हमारा जो लिफ्टिंग वाली मशीन होती है ना, जो भार जब एकदम उस पे ऊपर आता है, तो हमारी जो मोटर होती है ना, ये मोटर जनरेटर के रूप में भी कार्य करने लग जाती है, तो उल्टी भी घूमने लग जाती है। यानी कि वही इंडक्शन मोटर हमारी क्या होती है, मैं आगे पढ़ाऊंगा उसके बारे में भी कि इंडक्शन मोटर किस प्रकार से जनरेटर का कार्य करती है। वो जनरेट बिजली पैदा भी करके सीधा ग्रिड को भेज देती है। तो उल्टी दिशा में भी ये विधि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के काम आती है। वार्ड लियोनार्ड विधि को आपको बहुत अच्छे समझना है। इसमें एक इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर प्रयोग की जाती है, जिसके द्वारा इस जनरेटर को चलाया जाता है। इस जनरेटर से प्राप्त आउटपुट को डायरेक्ट ही मोटर के आर्मेचर को भेज दिया जाता है, जिसको हमें कंट्रोल करना होता है। इन दोनों ही जनरेटर की और मोटर की फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी स्रोत से जोड़ करके एक्साइटेड किया जाता है। ठीक है, इसमें रियोस्टेट होता है जो परिवर्ती वोल्टेज या परिवर्ती धारा को परिवर्तित करता है। रिवर्सिंग जो स्विच होता है वो उल्टी दिशा में भी जब कार्य करना चालू होता है, रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ पर पोलैरिटी बदल जाती है और हमारी मोटर को उल्टी दिशा में भी कंट्रोल करने लगता है ये जनरेटर की आउटपुट पर ही निर्भर करता है इसका कंट्रोल होना। ठीक है, कि ये कंट्रोल कैसी होती है। और इसके द्वारा देखिए, शून्य से बिल्कुल अधिकतम और बिल्कुल अधिकतम से शून्य तक की वहां पर कंट्रोलिंग की जा सकती है, दोनों ही डायरेक्शन में। ठीक है, एक क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। ठीक है, दोनों ही दिशाओं में इसका कंट्रोल किया जा सकता है। मोटर की दक्षता के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि मोटर की दक्षता, देखिए किसी भी चीज की दक्षता होती है उसकी आउटपुट बटे इनपुट पर डिपेंड करती है, आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मोटर की वैद्युतिक दक्षता देखेंगे तो उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, ठीक है, जो यांत्रिक शक्ति उससे उत्पन्न हुई है, और इनपुट विद्युत शक्ति, यानी हमने उसको कितनी शक्ति दी और कितनी उत्पन्न हुई, उसके अनुपात को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसकी वैद्युतिक दक्षता। यानी कि उत्पन्न यांत्रिक शक्ति क्या है हमारी, बैक ईएमएफ और आर्मेचर धारा। ठीक है, क्या है उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, किसी मोटर में कह रहा हूं मैं, क्योंकि मोटर में हम क्या देते हैं, हम ईएमएफ, हम वोल्टेज या धारा देते हैं, और हमें प्राप्त क्या होता है, बैक ईएमएफ और आर्मेचर की धारा प्राप्त होती है जब उस पर लोड डाल देते हैं। और हम देते क्या है उसको, शक्ति, P इजिकल टू V इंटू आई, यानी P क्या है, V इंटू आई। इसी प्रकार यांत्रिक दक्षता क्या होती है, उसकी आउटपुट यांत्रिक शक्ति, जो आउटपुट पर हमें प्राप्त यांत्रिक शक्ति है वो, और इनपुट में वैद्युतिक शक्ति के अनुपात को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, यांत्रिक दक्षता। यानी कि आउटपुट पर यांत्रिक शक्ति हमें जो प्राप्त होती है वो होती है ब्रेक हार्स पावर इंटू 735.5, ठीक है, न्यूटन। देखिए ये आउटपुट यांत्रिक शक्ति ब्रेक हार्स पावर इसकी शाफ्ट पर प्राप्त होती है हमें। ठीक है, और इनपुट विद्युत शक्ति क्या है, V इंटू आई, वही की वही है। व्यवसायिक दक्षता थोड़ी सी अलग हो जाएगी। व्यवसायिक दक्षता हमारी क्या होगी, आउटपुट यांत्रिक शक्ति, यानी कि जो मुझे आउटपुट पर उसकी शाफ्ट पर जो यांत्रिक शक्ति प्राप्त हो रही है वो क्या होगी, ब्रेक हार्स पावर इंटू 735.5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये मुझे आउटपुट पर प्राप्त विद्युत शक्ति है और उत्पन्न यांत्रिक शक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यांत्रिक शक्ति जो मैं उत्पन्न कर रहा हूँ और जो मुझे बाहर मिल रही है उसके बीच में कुछ घर्षण वगैरह के कारण यांत्रिक शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए आउटपुट यांत्रिक शक्ति और उत्पन्न और यांत्रिक शक्ति में कुछ अंतर होता है। तो वो होता है, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति क्या होती है हमारी, EB अपॉन IA। ठीक है, अगर भाई उत्पन्न और आउटपुट दोनों में अंतर है ना, आउटपुट यानी कि मुझे उसकी शाफ्ट पर प्राप्त हो रही जो मैं उपयोग कर रहा हूँ वास्तविक, और उत्पन्न जो उसके अंदर उत्पन्न हुई यांत्रिक शक्ति है वो मुझे पूरी की पूरी बाहर
नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या मोटर की दक्षता को, ये भी आपको विशेष करके नोट करना है, दक्षता। तो दोस्तों ठीक है, इस जो मोटर वाला चैप्टर है हमारा डीसी मोटर का, इसमें लगभग लगभग हमने सभी चीजें पूरी कवर कर ली जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थी। अब इसके देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं, इसमें सावधानियां हैं मोटर को चलाने में। ठीक है, इसका अनुरक्षण होता है, समय समय पर इसकी ऑयल ग्रीसिंग करना पड़ता है, इसको चेक करते रहिए, वोल्टेज वगैरह हर चीज की चेक करना पड़ती है। तो मिलते हैं फिर इसके नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो डीसी मोटर के दोनों पार्ट को आप अच्छे से देखिएगा। पहले पार्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये दूसरा पार्ट, इसके बाद में जो पार्ट बनेगा वो बनेगा इसके क्वेश्चन आंसर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है, उनको समझना है, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से उसको सोल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।